हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप गौतम और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति देखिए, त्रिकोणमिति का अगर बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाए कि ये आया कहाँ से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा का एक शब्द है ट्रिगोनोमेट्री। TRIGONOMETRY। ठीक है, जैसे अपने यहाँ लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसी तरह एक ग्रीस नाम की कंट्री है। ठीक है, तो वहाँ कौन सी लैंग्वेज चलती है? ग्रीक लैंग्वेज चलती है। कौन सी लैंग्वेज चलती है? ग्रीक लैंग्वेज चलती है। तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है ट्रिगोनोमेट्री। कहीं कहीं इसको ट्रिगोनोमेट्री या फिर ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो जो त्रिकोणमिति है वो शब्द ट्रिगोनोमेट्री से मिलकर बना हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री शब्द कहाँ से आया है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि कहाँ बोली जाती है? ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती है ग्रीस। ग्रीस नाम की कंट्री, वहां बोली जाती है। ठीक है, तो लैंग्वेज से तो अपना कोई लेना देना नहीं, बस आपको जानकारी रखना कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक पूरा बड़ा शब्द है, ये छोटे छोटे 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक है ट्राई, ठीक है, दूसरा है गॉन, और तीसरा क्या है? मेट्री। मेट्री या फिर इसको मेट्रॉन भी कहते हैं। मेट्री या फिर मेट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो इन 3 शब्दों से मिलकर बना है क्या? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, अच्छा, ये अभी ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। तो इसको अपन हिंदी भाषा में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। और गॉन का मतलब क्या होता है? भुजा। गॉन का मतलब क्या होता है? भुजा। और मेट्री या मेट्रॉन का मतलब होता है मापन। क्या होता है? मापन। मापन का मतलब नापना। जैसे मैं कहूँ ये मार्कर है मेरे पास, तो मार्कर की लेंथ कितनी है, तो आप इसमें स्केल लगाओगे और इसको मेजर करोगे, मापोगे, तो वो चीज क्या कहलाती है? मापन कहलाता है। ठीक है, मतलब 3 भुजाओं वाली आकृति का क्या करना? मापन करना। ट्रिग्नोमेट्री शब्द का मतलब क्या हो गया हिंदी में? अभी तो वो ग्रीक भाषा में था ट्रिग्नोमेट्री, तब हमको टफ लग रहा था, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अब जब इसका हिंदी में क्या हो गया? अनुवाद हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, तो अब आपकी ये समझ में आ गया हो गया। 3 भुजाओं वाली आकृति का क्या करना है? मापन करना। ठीक है, अच्छा, 3 भुजाओं वाली आकृति कौन सी होती है? 3 भुजाओं वाली आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। 3 भुजाओं वाली आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज का मापन करना, त्रिभुज का क्या करना? मापन या मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है। अच्छा, त्रिभुज के अंदर हम लोग क्या क्या मापन कर सकते हैं? तो त्रिभुज में क्या होता है? मान लें ये त्रिभुज ABC है। कौन सा त्रिभुज है ये? हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये त्रिभुज ABC है। एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। एक हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ABC है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC के अंदर 3 कोण होते हैं। ये कोण है, ये कोण है, और ये कोण है। ठीक है, तो इस त्रिभुज ABC के अंदर 3 कोण है और 3 भुजाएं। कोण कौन कौन से हैं? कोण A, कोण B और कोण C। और भुजाएं कौन कौन सी हैं इसके अंदर? AB ये एक भुजा है, और BC एक ये भुजा है, और AC एक ये भुजा है। तो 3 भुजाओं में मतलब 3 ये भुजाएं हैं और ये 3 कोण है। तो त्रिभुज का मापन करना, तो त्रिभुज में हम किस किस चीज का मापन कर सकते हैं? एक तो भुजाओं का मापन कर सकते हैं कि ये भुजा की लेंथ कितने मीटर या सेंटीमीटर है, ये भुजा की लेंथ कितनी है। ठीक है, और ये जो एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री के हैं। तो हम लोग त्रिभुज के अंदर एंगल का मापन कर सकते हैं। और किसका? एंगल मतलब कोण। ठीक है, कहीं कहीं शब्द अगर इंग्लिश के निकल आते हैं तो मैं उसकी हिंदी भी बता देता हूँ आपको कि एंगल का मतलब क्या होता है? कोण होता है। ठीक है, और ये भुजाओं का मापन, तो हम त्रिभुज के अंदर भुजा का मापन करेंगे और कोण का मापन करेंगे। तो त्रिभुज में भुजा और कोण का मापन करना क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है। ठीक है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन देखी जाए, परिभाषा अगर देखी जाए, तो ट्रिग्नोमेट्री की जो डेफिनेशन आपके बुक में लिखी है वो परिभाषा ये है। इसकी मैं परिभाषा आपको बता देता हूँ।
परिभाषा इसकी क्या है कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन से तो अपना कुछ लेना देना नहीं, बस आपको समझना है कि त्रिकोणमिति में जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है कि त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बीच, भुजाओं और कोण के बीच क्या संबंध का अध्ययन करना। ठीक है, और इन्हीं संबंधों के द्वारा, ये आपका भुजा और कोणों के बीच संबंध के द्वारा ही हम लोग मेजरमेंट करेंगे किसका, कोणों का और भुजाओं का। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई कि त्रिकोणमिति में भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसके बीच भुजा और कोण के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, और यही चीज आपकी क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। अब ये चीज हमको पता चली कि त्रिकोणमिति हमारी काम करती है किसमें, त्रिभुज के ऊपर। त्रिकोणमिति हमारी काम करती है त्रिभुज के ऊपर, और त्रिभुज पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं। बट थोड़ा सा मैं आपको त्रिभुज के बारे में बता देता हूँ, उसके प्रकार बता देता हूँ, टाइप्स बता देता हूँ, जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर रहे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कह दो, या उसके प्रकार जो है दो प्रकार से किया गया है। एक तो कोणों के आधार पर, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है, भुजाओं के आधार पर, ठीक है। अच्छा, कोणों के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार है, वो सबसे पहला प्रकार आता है न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का नाम न्यून कोण के नाम पर ही दे दिया। न्यून कोण क्या होते हैं, न्यून कोण ऐसे कोण होते हैं, मान लो थीटा न्यून कोण है। थीटा क्या है, न्यून कोण। ये चिन्ह है एक, तो इस चिन्ह को थीटा कहते हैं। ठीक है, कोई भी चिन्ह हम लोग ले सकते हैं। ये चिन्ह क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये कई जगह हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मान लो न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है, मान लो थीटा न्यून कोण है, तो न्यून कोण जो होता है वो बड़ा होता है 0 से, और छोटा होता है किससे, 90 डिग्री से। मतलब न्यून कोण 0 और 90 डिग्री के बीच का कोण होता है। तो कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों के तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, तीनों कोण कैसे हो, न्यून कोण हो, वो क्या कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, समकोण त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो जो मान लो कि थीटा समकोण है, तो जो समकोण होता है 90 डिग्री के कोण को, एग्जैक्ट 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है समकोण त्रिभुज, और यहाँ जो एंगल बनता है ये एंगल क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। मतलब दो सीधी लाइन जहाँ मिलेंगी, जैसे मैं बात करूँ, ये मेरा हाथ है सीधा पूरा, तो अगर मैं इसको ऐसे सीधा कर दूँ, ठीक है, तो ये वाला पार्ट, मेरे हाथ का ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट के बीच में यहाँ जो एंगल बनेगा, ये एंगल कैसा होता है, ये एंगल होता है समकोण। तो जिस भी त्रिभुज में समकोण बनेगा, कैसा कोण बने, समकोण, तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। और तीसरा त्रिभुज जो आता है वो आता है अधिक कोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, मान लो थीटा अधिक कोण है, थीटा कैसा कोण है, अधिक कोण है, तो अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन छोटा होता है किससे, 180 डिग्री से। तो कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण है, कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण है, वो त्रिभुज क्या कहलाता है, आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज। और उसका जो डायग्राम है, चित्र कुछ इस प्रकार से बनता है, और यहाँ जो बनेगा कोण वो अधिक कोण कहलाता है।
तो न्यून कोण में हमने क्या देखा, सारे के सारे जो कोण होंगे वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। न्यून कोण क्या कहलाते हैं, 0 डिग्री से बड़े लेकिन 90 डिग्री से छोटे, ये न्यून कोण त्रिभुज में आ जाएगा। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का जो कोण होता है वो समकोण होता है। और एग्जैक्ट कोई भी त्रिभुज में अगर एक एंगल 90 डिग्री का बन गया, एक कोण अगर 90 डिग्री का बन गया तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण होता क्या है, अधिक कोण मान लो थीटा है तो अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, मतलब 90 और 180 के बीच में जितने भी एंगल आएंगे, है ना, वो सारे के सारे अधिक कोण में आ जाएंगे। तो कोई भी त्रिभुज में अगर एक एंगल अधिक कोण हो गया तो वो क्या कहलाएगा, आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया। और भुजाओं के आधार पर अगर वर्गीकरण पढ़े, भुजाओं के आधार पर अगर त्रिभुज का वर्गीकरण किया जाए तो सबसे पहला आता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सम का मतलब होता है बराबर, इस सम शब्द का मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक है, सम का मतलब क्या है, बराबर। और बाहु, ये जो बाहु शब्द है, बाहु का मतलब क्या होता है, बाहु का मतलब होता है भुजा। ठीक है, बराबर भुजा। तो कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो वो कहलाता है क्या, समबाहु त्रिभुज। और दूसरा नंबर आता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या आता है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु में क्या है, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, सम का मतलब क्या है, बराबर, और द्वि का मतलब क्या है, दो है, और बाहु का मतलब क्या है, आपका भुजा है। तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि दो भुजाएं बराबर हो, कोई भी त्रिभुज है, ये जैसे त्रिभुज है मान लो, ठीक है, तो इसकी दो भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या बराबर है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, और तीसरा इसका जो क्लासिफिकेशन, सॉरी वर्गीकरण जो है वो क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु, विषम का मतलब क्या होता है, अलग अलग, विषम का मतलब क्या है, अलग अलग, और विषम का मतलब अलग, और बाहु का मतलब त्रिभुज, मतलब तीनों भुजाओं की लंबाइयां जो है वो अलग अलग होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज। मतलब इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग लंबाइयों की होंगी, मतलब इसकी लंबाई कुछ और, इसकी कुछ और इसकी कुछ और लंबाई होगी। तो ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी त्रिभुज के बारे में कि कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, जो कि आप सभी लोग ऑलरेडी पिछली कक्षाओं में इन चीज़ों को वो पढ़ चुके होंगे। ठीक है, बट मैं क्या है, एक बार आपको इसको रिवीजन करवा दिया। ठीक है, जिससे आपके दिमाग में त्रिभुज कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज क्या आ जाए, दिमाग में आ जाए। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमको क्या करना है, अभी जो कक्षा 10 में है ना, कक्षा 10 में हमारे जो त्रिकोणमिति का सिलेबस है, वो सिलेबस में किसके बारे में पढ़ाया जा रहा है, वो इन त्रिभुजों में से समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कोई भी ऐसी आकृति जो इस टाइप की बने, समकोण ये इस टाइप की बने, तो अभी हमको इसके बारे में पढ़ना है। मतलब त्रिकोणमिति के अंदर हमको त्रिभुज की भुजाओं का और उसके कोणों के बीच संबंध या उसका मापन पढ़ना है। और त्रिभुज के अंदर अभी कक्षा 10 में कौन सा त्रिभुज पढ़ना है, हमको त्रिभुज पढ़ना है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी तो मैं आपको त्रिभुज रिवाइज करवा रहा हूँ, त्रिभुज को रिवीजन करने के बाद हम लोग आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति में प्रॉपर आ जाएंगे। ठीक है, बट उसके पहले आपका जो बेसिक है वो बेसिक क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है हमको, समकोण त्रिभुज पढ़ना है, समकोण त्रिभुज। अच्छा, ऐसा नहीं है कि त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ
समकोण त्रिभुज को ही पढ़ना है। अभी सिर्फ कक्षा 10 में आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है त्रिकोणमिति के अंदर। फिर जब आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे, जैसे कक्षा 10 के बाद कक्षा 11 और 12 में अगर आप गणित विषय का चयन करते हैं तो आपको और भी प्रकार के जो त्रिभुज है, जैसे न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज के लिए भी त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए मिलेगी। लेकिन अभी हमको क्या पढ़ना, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज ऐसा कोण है जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का, ABC, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन समकोण त्रिभुज के बारे में मैं देना चाहूंगा जो कि आपके आगे काम आने वाली है। ठीक है, देखो समकोण त्रिभुज में जहां कर्ण है, समकोण त्रिभुज में जहां समकोण बनता है, कोण समकोण यहां बन रहा है, ठीक है, ये समकोण का क्या है, चिन्ह है। समकोण जो कोण बनता है वो ऐसे बनता है। तो कोण बी में क्या है, समकोण। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोण बी कैसा है, समकोण है। ठीक है, ये समकोण है। ठीक है, अच्छा, तो कोण बी की जो सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा का मतलब उसके सामने वाली भुजा। कैसे? जैसे कोई भी त्रिभुज बना रहे हैं हम, ये त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, तो ये वाले कोण की सम्मुख भुजा कौन सी कहलाएगी, ये वाली भुजा। ये वाली भुजा इस कोण के सम्मुख भुजा कहलाएगी। ठीक है, ये वाले कोण की सम्मुख भुजा कौन सी होगी, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये वाले कोण की सम्मुख भुजा। और ये वाले कोण की सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी, ये वाली भुजा हो जाएगी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के अंदर जहां समकोण बन रहा है उसकी सम्मुख भुजा ये हमेशा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाना है इसको, हमेशा कर्ण कहलाना है। ठीक है, जहां आपका 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक है, और जो अन्य दो भुजाएं बचती हैं, ये वाली और ये वाली, तो इन दोनों में से एक आधार होगी और एक क्या होगी, लंब होगी। एक भुजा क्या होगी, आधार होगी और एक भुजा लंब होगी। ठीक है, तो अभी तक बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन थी, ये जानकारी है आपको कि ये जो खड़ी वाली भुजा है, ये जो खड़ी वाली भुजा है, ये भुजा आपकी क्या है, लंब है। ये भुजा क्या है, लंब। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन थी, और ये भुजा क्या है, आधार। ठीक है, लेकिन लंब और आधार को चयन करने के लिए कुछ कंडीशन होती है। आप कब इसको लंब कहोगे, आपको पता है, लंब हम इसको भी कह सकते हैं और आधार हम इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस कोण पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं कोण सी पर काम कर रहा हूँ, समझना बातों को। ठीक है, मैं अभी काम कर रहा हूँ कोण सी के लिए। मैं अभी किसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ कोण सी के लिए। तो कोण सी की जो सम्मुख भुजा होगी, कोण सी की जो सम्मुख भुजा होगी वो कहलाएगी लंब। ठीक है, और कोण सी से जो संलग्न भुजा होगी, संलग्न का मतलब उसको छूती है, उसको टच करती है, ये टच ना कर रही है इसको। कोण सी के सम्मुख भुजा लंब होगी और जो संलग्न भुजा है कोण सी से, ये तो कर्ण कहलाना है। इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो कर्ण कहलाना ही कहलाना है। ठीक है ना, कर्ण कहलाना है। और कोण सी पर अगर काम कर रहे हैं तो उसकी सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और उसकी संलग्न भुजा जो है वो क्या कहलाएगी, आपका आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं काम कोण ए के लिए करता हूं, मैं अगर काम कोण ए के लिए करता हूं, ABC, तो ये समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, कर्ण उसको होना ही होना, उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज हमारी ये भुजाएं होती हैं। तो मान लीजिए हम लोग काम कर रहे हैं किसके लिए, कोण ए के लिए काम कर रहे हैं, तो उसकी सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। अगर कोण ए के लिए काम किया जा रहा है तो सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और ये जो संलग्न भुजा है, संलग्न मतलब जो कोण ए को स्पर्श कर रही है ना, वो क्या कहलाएगी, आपका आधार कहलाएगी। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के अंदर जिस कोण के लिए आप काम करोगे, एक तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, फिक्स है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। अगर जिस एंगल के लिए हम काम करेंगे, जैसे हम एंगल कोण सी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम काम कर रहे हैं कोण सी के लिए, तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और उसको स्पर्श करने वाली भुजा क्या कहलाएगी, आधार। हम लोग इसमें ये वाले
चित्र में हम लोग किस में काम कर रहे हैं, कोण ए पर काम कर रहे हैं। तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और इसकी जो संलग्न भुजा है या इसको स्पर्श करने वाली, कोण ए को स्पर्श करने वाली जो भुजा है वो क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। एक तो आपको ये चीज याद रखनी है, किससे संबंधित, समकोण त्रिभुज से संबंधित। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज से संबंधित हम लोग एक दूसरी और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, जो कि आप लोग पिछली कक्षाओं से पढ़ करके आए हैं, बट मैं उसको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, मान लो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ कोण भी क्या है, समकोण है। कोण भी समकोण है तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं कर्ण, और इन दोनों में से हम लोग किसी को लंब ले लेते हैं और किसी को आधार ले लेते हैं। अपनी इच्छा से हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये आधार है और ये क्या है, लंब है। ठीक है, हम मान लेते हैं ऐसे। तो समकोण त्रिभुज के अंदर एक प्रमेय आती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, हालांकि पाइथागोरस का नाम सुनते ही ये प्रमेय आपके दिमाग में क्लिक हो गई होगी कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, बस मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। आपको याद रखना है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर होगा। क्या होगा, आधार का स्क्वायर होगा और प्लस लंब का स्क्वायर होगा। क्या होगा, लंब का स्क्वायर। ये प्रमेय याद रखनी है। ये इस प्रमेय का उपयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं, प्रमेय का उपयोग हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि जैसे कोई भी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई दे दी है, कोई भी दो भुजाओं, तो आप तीसरी भुजा की लंबाई इस प्रमेय का उपयोग करके, इस प्रमेय के उपयोग से उस तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाली भुजा है आपके पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये वाली भुजा है आपके पास कितनी, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप ए बी मतलब लंब की लंबाई निकालिए। कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, दो भुजाएं देकर के, कोई भी दो भुजाएं दे सकता है, ये और ये भुजा दे के ये पूछा जा सकता है, ये दोनों दे के ये पूछा जा सकता है, और ये देकर के आपका कर्ण पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे, इसमें हम लोग अप्लाई कर देंगे क्या, पाइथागोरस की प्रमेय। ठीक है, तो कर्ण अपने पास कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर और प्लस लंब आपको निकालना है, तो आप इसको लिख सकते हो लंब का स्क्वायर। या फिर अगर लंब नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसकी लंबाई मान लो x सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64 प्लस x स्क्वायर। आप इसको इस तरफ पक्षांतरण करोगे तो 100 माइनस 64 बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। ये आ जाएगा 36 बराबर x स्क्वायर, है ना। या करके आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, x स्क्वायर बराबर कितना, 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा, √36, है ना। ये जब इधर से स्क्वायर हटेगा, वर्ग हटेगा इधर से, तो इधर वाली जो संख्या होगी वो किसके अंदर आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी। और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, तो हम लोगों को ये पता चल गया कि जो x की वैल्यू है वो 6 है, मतलब लंब अपने पास कितना आ गया, 6। तो क्लियरली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समकोण त्रिभुज के अंदर कोई भी दो भुजाएं देकर के तीसरी भुजा अगर पूछता है तो हमको लगाना क्या, पाइथागोरस की प्रमेय लगाना है। ठीक है, ये चीज हमको पता चल गई। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर त्रिकोणमिति में आ जाते हैं, है ना। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, अब हम लोग प्रॉपर आ जाते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के अंदर क्या है, त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, है ना। और समकोण त्रिभुज की बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए, आप दैनिक जीवन में आप देखेंगे कि आप समकोण त्रिभुज कहाँ कहाँ बना सकते हैं। आप अपने डेली लाइफ में देखेंगे कि आप समकोण त्रिभुज कहाँ कहाँ बना सकते हैं। सपोज करिए कि आपके घर के बाहर एक पेड़ है, ठीक है, ये आपके घर के बाहर एक क्या है, पेड़ है, आप यहाँ पास हैं, ये आप इस पेड़ की सबसे ऊपर वाले भाग को देख रहे हैं। ये
कोई बच्चा है, ये इस पेड़ के सबसे ऊपर वाले भाग को देख रहा है, ठीक है, और ये क्या है, ये उसके बेस से दूरी है। बेस मतलब उसके आधार, पेड़ की जड़ से उसकी दूरी है, मतलब पेड़ से इतनी दूरी पर कोई बच्चा है, ठीक है, और ये बच्चा पेड़ के सबसे ऊपर वाले भाग को देख रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। तो आपके समझ में आ गया होगा कि इसकी सहायता से हम लोग इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसा संभव है आपका कहाँ से, त्रिकोणमिति संभव। तो त्रिकोणमिति का उपयोग आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी पेड़ की, अब ये पेड़ हो सकता है, यहाँ कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, इस पेड़ की जगह में कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है, यहाँ कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, ठीक। अब आप यहाँ से इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले पार्ट को देखेंगे, तब आप देखेंगे क्या समकोण त्रिभुज बन रहा है, बिल्कुल समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आप इस बिल्डिंग की हाइट को ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम लोग ये देखेंगे जो अगला चैप्टर है, ये तो अभी पार्ट 8 में है आपका क्या, त्रिकोणमिति। पार्ट 9 में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग दिए गए हैं, तो वहां से हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो दैनिक जीवन में ये सारी चीजें आप देखते होंगे, और ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज हम लोग पढ़ेंगे, ये समकोण त्रिभुज है अपने पास, ये क्या है, समकोण त्रिभुज। अच्छा, त्रिकोणमिति पहले मैं आपको बताऊं, समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग तो समकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति के अंदर आपको 3 चीजें पढ़ना है। एक तो क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है। क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। एक तो आपको क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति सर्वसमीका पढ़ना है। क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति सर्वसमीका, सर्वसमीका, ठीक है। और एक तीसरी चीज आपको पढ़ना है, क्या, ये जो त्रिकोणमिति अनुपात, अभी हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात है क्या, ठीक है। एक मिनट, सबसे पहले अपना टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति अनुपात को पढ़ना, ठीक, फिर त्रिकोणमिति सर्वसमीका, ठीक है। और तीसरे नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरे नंबर में हम लोग ये जो त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, त्रिकोणमिति अनुपात के कुछ स्पेशल कोण, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में इनके मानों को पढ़ेंगे। जो त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे तो 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री में इनके मानों को पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेस्ड रहेगा किसके ऊपर, त्रिकोणमिति अनुपात के ऊपर बेस्ड रहेगा। और त्रिकोणमिति अनुपात संबंधित किससे है, समकोण त्रिभुज से संबंधित है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दिया हूँ, और कुछ इंफॉर्मेशन और भी है, कुछ जानकारियां और भी है। अब देखेंगे, जैसे मान लो कोई समकोण त्रिभुज है अपने पास, ठीक है, एक सेकंड, ये अपने पास क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो एक विशेषता मैं बताता हूँ आपको समकोण त्रिभुज की, एक बहुत ही खास विशेषता है। मान लीजिए ये A है, ये B है, और ये क्या है, C है। हम मानकर ऐसा चलते हैं कि इसकी लंबाई 8 है, इसकी लंबाई 6 है, और इसकी लंबाई क्या है, 10 है, ठीक है। अब त्रिकोणमिति की एक विशेषता ये है, मान लीजिए ये लंबाई 6 है, ठीक है, मैं इसकी लंबाई को आधी कर देता हूँ, ये लंबाई मैं आधी करके 3 सेंटीमीटर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ एक और आपको समकोण त्रिभुज देखने के लिए मिलेगा, ये और ये, ठीक है। अच्छा, तो जब आपको ये एक और समकोण त्रिभुज देखने के लिए मिलेगा तो आप पाएंगे कि ये पूरी भुजा की लंबाई कितनी थी, 8। अच्छा, ये पूरी भुजा कितनी थी, 6, ठीक है। मैं इसको आधी कर दिया, क्या कर दिया, आधी कर दिया, मतलब इसमें 2 का भाग लगा दिया, तो भुजा कितनी हो गई, 3। तो आप ये देखेंगे कि ये जो लंबाई है ना, ये लंबाई क्या होगी, टोटल लंबाई में भी, टोटल लंबाई का आधा हो जाएगी। मतलब अगर ये 8 है तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर टोटल लंबाई कितनी है, 8,
ठीक है। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी 4, और ये अगर टोटल लंबाई 10 है तो ये क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 5। कैसे, ये वाली भुजा को मैं आधा किया तो ऑटोमेटिक आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि ये वाली भुजा भी आधी हो जाएगी और ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि पहले इनकी भुजाओं का जो भी अनुपात रहा होगा, पहले जो त्रिभुज ए बी और सी में इनकी भुजा जैसे मान लो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो 6 और 8 का मैं अनुपात निकालता हूँ, 6/8 करके मैं अनुपात निकालता हूँ। तो इसको अगर मैं कैंसिल करता हूँ, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, तो 3:4 मिलेगा आपको। ये पहले त्रिभुज एबीसी में था। किस में था ये? त्रिभुज एबीसी में। मान लो ये डी है और ये ई है, तो त्रिभुज सी ई डी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि अब जो ये भुजाएं बनी है 3 और 4, 3/4, तो इनका अनुपात मैं देखता हूं कि पहले से क्या है बराबर है। समझ गए? मतलब आप चाहो तो इनको छोटा करो और चाहो तो इस त्रिभुज को बड़ा कर दो। मतलब ये वाली भुजा जैसे अपन छोटी किए थे, तो अब अपन क्या करते हैं, ये वाली भुजा को हम लोग बड़ी कर देते हैं। ठीक है, तो चाहो तो आप भुजा छोटी करो, चाहो तो बड़ी करो भुजा, उनका अनुपात क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। क्या रहेगा? अनुपात सेम रहेगा। मान लो ये भुजा 6 थी, मैं इसको डबल करके 12 कर दिया, तो आप ये देखोगे कि ये टोटल भुजा थी ना, पहले कितनी थी 8 सेंटीमीटर, अब डबल, उसकी डबल का मतलब 2 गुना हो जाएगा, 2 से गुणा। ठीक है, डबल का मतलब 2 से गुणा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगी। और ये वाली भुजा कितनी थी 10, तो 10 दूनी अब कितनी हो जाएगी 20। तो अब आप इनका अनुपात निकाल लो, बड़े वाले त्रिभुज का 12 का और 16 का अनुपात निकाल लो, 12:16। ठीक है, तो अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में लिखेंगे 12/16, 4 3 12, 4 चौको 16, तो अनुपात क्या आ गया 3:4। मतलब ये हमको जादू देखने के लिए मिलता है किसमें, समकोण त्रिभुज के अंदर, कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं समान अनुपात से बढ़ती हैं और समान अनुपात से क्या होती हैं, घटती हैं। और यही जो अनुपात है, यही जो भुजाओं का अनुपात है, इनको एक विशिष्ट नाम दे दिया गया, और इसी विशिष्ट नाम को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। समझ गया ना? जैसे ये वाली भुजा, ये वाली मान लो लंब है और ये वाली मान लो आधार है, और ये तो कर्ण होना ही होना है, तो इनकी जो भुजा है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, है ना, कर्ण बटे लंब, तो इस तरह से जो इनका अनुपात है, ये अनुपात क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। और इनके एक विशिष्ट नाम दे दिए गए जिनको त्रिकोणमिति अनुपात कहा गया। तो अब हम ये देखेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात में अनुपातों के क्या क्या नाम दिए गए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, तो हम इसको ए कहते हैं, हम इसको ए कह देते हैं। ठीक है, हालांकि सी भी कह सकते थे, सी में भी कोई चेंज होना नहीं है, बट ए कह देते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका क्या है, समकोण है। ये क्या है, समकोण। तो ये कर्ण है, ये क्या है, ये आपकी भुजा कर्ण है, और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम कोण ए के लिए काम करेंगे। हम किसके लिए काम करेंगे, कोण ए के लिए काम करेंगे। तो अभी पीछे मैं बताया था आपको कि जिस कोण के लिए काम करेंगे उसकी सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो मैं इस भुजा को क्या कहूँगा, लंब कहूँगा। और जिस कोण के लिए काम करेंगे उसकी संलग्न भुजा या बची हुई भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ठीक है, ठीक है। तो अब त्रिकोणमिति अनुपात में क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात 6 अनुपात दिए गए हैं, उनका नाम कुछ ऐसा है, साइन, ठीक है, साइन, कोसाइन। अभी मैं नाम लिख देता हूं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। साइन है एक, 2 नंबर कोसाइन, और तीसरे नंबर में क्या है, टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट है।
और चौथे नंबर में क्या है, साइन, कॉस, टेंजेंट, फिर सेकेंड है, और पांचवें नंबर कोसेकेंट है, और छठे नंबर में कोटेंजेंट है। क्या है, कोटेंजेंट। ठीक है, आप इसका सीक्वेंस ऐसे ही याद रखना। आप इधर कोसेकेंट लिखो, कोसेकेंड, और इधर क्या लिखो, सेकेंड। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम तो हिंदी मीडियम से हैं, तो आप इसको भी हिंदी मीडियम से बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हिंदी मीडियम से हैं, बट आपको इसको लिखना इसी तरह है। ठीक है, इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है, शॉर्ट फॉर्म। साइन का शॉर्ट फॉर्म हमको क्या लिखना है, SIN, साइन पढ़ना है। कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म हमको कॉस पढ़ना है, COS, कॉस। ठीक है, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म हमको क्या पढ़ना है, टेन पढ़ना है। और कोसेकेंट का हमको शॉर्ट फॉर्म पढ़ना है, कॉसेक। ठीक है, सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म क्या पढ़ना है हमको, सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म पढ़ना है सेक, और कोटेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म हमको पढ़ना है कॉट। है ना, अगर आपको समझना है तो आप अभी इसको हिंदी में भी लिख लीजिएगा। साइन आप हिंदी में लिख लेंगे, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉसेक है, ये सेक है, और ये क्या है, कॉट है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, ये अकेले नहीं लिखे जाते, है ना, ये इनके कोण के साथ लिखे जाएंगे। जैसे मैं एंगल ए के लिए काम कर रहा हूँ, तो इनके साथ इनका एंगल लिखना पड़ेगा। ये फुल फॉर्म है, समझना बात को। फुल फॉर्म जब अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो फुल फॉर्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इसका एक निक नेम दे दिया गया है। क्या किया गया है, शॉर्ट फॉर्म करने के लिए, जिससे बोलने में आसानी हो और लिखने में भी आसानी हो, तो क्या किया गया कि इस फुल फॉर्म का एक निक नेम कर दिया गया। होता है ना, किसी का बड़ा नाम होता है, कोई भी बच्चा या कोई भी आदमी है तो उसका बड़ा नाम होता है, तो आपस के लोग मिलकर क्या करते हैं, उसका निक नेम एक दे देते हैं, छोटा नाम दे देते हैं। तो सेम वही किया गया है कि SIN को हम लोग लिखेंगे SIN, और साइन पढ़ेंगे, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोसेकेंड को कॉसेक, सेकेंड को सेक, और कोटेंजेंट को कॉट पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखो ये होता क्या, अभी तो ये आपको नाम याद रखना, त्रिकोणमिति पर होता क्या, अभी हम लोग ये देखेंगे। तो ये अकेले नहीं लिखे जाएंगे, जिस भी कोण के लिए आप काम करोगे उस कोण के साथ लिखा जाएगा। जैसे हम इसको पढ़ेंगे साइन A, कॉस A, टेन A, कॉसेक A, सेक A, और कॉट A, है ना। और कोशिश आपको ये करना है कि आपको इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है, इसी क्रम में याद करना है। सबसे पहले साइन A, ठीक, कॉस A, टेन A, कॉसेक A, सेक A, और कॉट A, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इस क्रम में याद रखेंगे तो आगे भी जो भी सर्व समीकरणें और सूत्र यूज होंगे, या फिर इसके जो अनुपात हैं, वो थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी आपको। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जो साइन का अनुपात होता है ना, जो साइन अनुपात होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। साइन अनुपात की परिभाषा ये होती है कि आप जिस कोण के लिए काम कर रहे हो, जिस कोण के लिए काम कर रहे हो उसकी सम्मुख भुजा। तो किस कोण के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, कोण ए के लिए, तो उसकी सम्मुख भुजा क्या है, लंब है। उसकी सम्मुख भुजा क्या है, लंब है। तो इसकी परिभाषा होती है कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा, ये लंब है। ठीक है, तो कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है, लंब। कोण ए की सम्मुख भुजा बटे, थोड़ा सा डायग्राम हम लोग और सही बना देते हैं, छोटा सा डायग्राम बना देते हैं हम ये। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ क्या दिख रहा है ये आपको, सही है। ठीक है, ये A है, ये B है, और ये क्या है, C है। ठीक है, तो सॉरी, हम लोग A यहाँ लिए थे, ये A है, और ये C, और ये B है। ठीक है, बढ़िया। तो मैं आपको बताया था कि ये आपका क्या है, लंब है, ये आपका क्या है, आधार है, और ये आपका क्या है, कर्ण है। कर्ण समकोण के सामने वाले।
अब साइन की डेफिनेशन परिभाषा ये कहती है कि कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ कोण ए लिए हैं, अगर कोण सी लेते ना तो उसकी सम्मुख भुजा लेते, और उसकी सम्मुख भुजा जैसे कोण सी लेते तो कोण सी की सम्मुख भुजा लंब कहलाती। ठीक है, तो कोण ए की सम्मुख भुजा और बटे कर्ण, ये साइन की परिभाषा होती है। जो साइन नाम का अनुपात है ना, वो अनुपात ये कहता है कि जो भी आप कोण लोगे तो उस कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ठीक है, तो कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है आपकी लंब, सम्मुख भुजा क्या है लंब और बटे कर्ण। इसका मतलब साइन की परिभाषा क्या बन गई लंब बटे कर्ण। तो आपको याद रखना कि साइन का अनुपात क्या होता है लंब बटे कर्ण, ये अनुपात आपको काम आएंगे। अभी ये पढ़ने बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो साइन का अनुपात क्या हो गया लंब बटे कर्ण। अच्छा, कॉस की परिभाषा क्या होती है, कॉस की परिभाषा होती है कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटे कर्ण, बटे क्या कर्ण। अच्छा, संलग्न भुजा क्या होती है, जो कोण ए को क्या करती है स्पर्श करती है। तो हम लोग देखते हैं चित्र में, कोण ए को स्पर्श करने वाली भुजा एक ये है एक ये है, लेकिन इसका नाम मैं क्या बोला था कि इसका नाम तो फिक्स रहेगा, हम लोग तो इसको चेंज कर ही नहीं सकते ना, तो ये हमेशा क्या होना कर्ण होना है। तो इसका मतलब संलग्न भुजा जो है वो कौन सी है आधार। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कोण ए की संलग्न भुजा है आधार और बटे कर्ण। तो इसका मतलब कॉस की परिभाषा क्या बन जाएगी आपके पास, कॉस की परिभाषा बन जाएगी आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसके बाद tan की परिभाषा क्या बनेगी, कोण ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। ठीक है, तो कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी है, कोण ए की सम्मुख भुजा लंब है ना, और संलग्न भुजा कौन सी है आधार। इसका मतलब tan का अनुपात क्या बन गया, जो tan का अनुपात है वो अनुपात बन गया लंब बटे आधार। ठीक है, कौशिक ए, कौशिक ए का क्या अनुपात बनेगा। अब देखो आपको मैं यहाँ से एक नई चीज बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिक समझो। जो कौशिक का अनुपात होता है वो साइन के अनुपात का उल्टा होता है, आप याद रखना ना, साइन और कौशिक इनका अनुपात क्या होता है उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा। ठीक है, तो कर्ण क्या है अपने पास, कर्ण तो कर्ण ही है, और कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है लंब है। तो इसका मतलब जो कौशिक है उसका अनुपात क्या बन गया कर्ण बटे लंब बन गया। ठीक है, और सेक क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस उल्टा का मतलब उसको पलट दो आप, मतलब क्या कर दो कर्ण बटे कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। ठीक है, तो ये तो आपका कर्ण है, कर्ण तो कर्ण ही है, कर्ण को कर्ण ही कहेंगे, और कोण की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, संलग्न भुजा को हम लोग कहेंगे आधार। क्या कहेंगे आधार कहेंगे। और एक लास्ट में आता है आपका क्या कॉट है, तो कॉट किसका उल्टा हो जाता है tan का उल्टा हो जाता है। तो tan का उल्टा करेंगे तो कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा और बटे कोण ए की सम्मुख भुजा। ठीक है, सम्मुख भुजा। तो संलग्न भुजा क्या होती है आधार, और सम्मुख भुजा क्या होती है लंब। तो ये बन जाएगा किसका अनुपात कॉट का अनुपात बन जाएगा। किसका अनुपात बनेगा ये बनेगा कॉट का अनुपात। एक बार मैं फिर से आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ एक साफ जगह में, ठीक है, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। अगर आप एंगल ए के लिए काम कर रहे हो तो साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण।
और tan अब आप लोगे, ठीक है। सीक्वेंस आपको यही रखना है। tan A क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। और कौशिक A क्या होता है, कौशिक A होता है आपका कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है। और सेक A आपका क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। और इसके बाद कॉट A क्या होता है, कॉट A होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है, ठीक है। तो आपको ये अनुपात याद रखना है। ये क्या है, ये आपका कहलाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जो पहला पार्ट था अपना, 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे त्रिकोणमिति को, है ना। तो जो पहला पार्ट था त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो फाइनल वो है इसका, त्रिकोणमितीय अनुपात का फाइनल ये है, ठीक है। तो फाइनल में हमको क्या याद रखना है कि साइन का अनुपात क्या होता है, कॉस का अनुपात क्या होता है, टैन का अनुपात क्या है, कॉसेक का अनुपात क्या है, और सेक का अनुपात क्या है, और कॉट का अनुपात क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये याद रख सकते हैं, साइन का अनुपात याद रख लें, कॉस का याद रख लें और टैन का। और फिर एक चीज ये याद रख लें कि जो कॉसेक का अनुपात होता है वो उल्टा होता है साइन का, कॉसेक का अनुपात साइन का उल्टा, कॉसेक का अनुपात साइन का उल्टा, कॉसेक का अनुपात साइन का उल्टा, ठीक है। फिर इसके बाद जो सेक का अनुपात है, ये सेक का अनुपात उल्टा होता है किसका, कॉस के अनुपात का, कॉस के अनुपात का उल्टा होता है। और कॉट का अनुपात जो है वो उल्टा होता है किसके, टैन के अनुपात का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना, अनुपात याद रखना। अच्छा, अब क्या है, कुछ बच्चे इसकी ट्रिक बना लेते हैं, है ना। तो अगर आपको ये सीधे सीधे याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही परफेक्ट बात है कि अगर आपको ये सीधे सीधे याद हो जाए। लेकिन अगर बहुत कोशिश करने के बाद आपको सीधे सीधे याद नहीं होता तो आपको इसकी एक ट्रिक याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए ये लंब है ना, ये त्रिभुज में क्या है, ये लंब है। तो मैं लंब को शॉर्ट फॉर्म में एल कहता हूँ, और आधार को क्या कहता हूँ शॉर्ट फॉर्म में ए कहता हूँ, और कर्ण को क्या कहता हूँ शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या कहता हूँ, के कहता हूँ, ठीक है। तो इसकी ट्रिक ये है, एल ए एल बटे के ए, एल ए एल बटे के ए, 2-4 बार आप इसको बोलेंगे बार बार तो ये आपसे क्या हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। एल ए एल बटे के ए, एल ए एल बटे के ए। इसको आप ऐसा कह सकते हैं, लाल बटे कक्का। क्या कह सकते हैं, लाल बटे कक्का कह सकते हैं। इसका मतलब कि हम कैसे बना सकते हैं इससे अनुपात, एल बटे क्या है, एल का मतलब लंब बटे कर्ण। तो यहाँ आप रखो साइन ए, साइन कॉस ए, और ये रख दो आप टैन ए, ठीक है। देखो कॉस ए क्या बना, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टैन ए क्या बना आपका, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इसका उल्टा नीचे आप क्या रखोगे, कॉसेक ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, ठीक है। अब आप देखेंगे कॉसेक ए किसके नीचे आ रहा, साइन के नीचे। मतलब साइन का क्या है, वो उल्टा है, मतलब अंश को हर में कर देना और हर को अंश में कर देना है, ठीक है। कॉसेक ए उल्टा है साइन का, सेक ए किसका उल्टा है, कॉस ए का उल्टा है। और कॉट ए किसके नीचे आ रहा है, टैन के नीचे, मतलब टैन का उल्टा है। तो कॉसेक ए का कैसे अनुपात बनाओगे आप, कॉसेक ए का कर्ण बटे लंब, इसको ऊपर करोगे इसको नीचे, कॉसेक ए का कर्ण बटे लंब, और सेक ए का कर्ण बटे आधार, और कॉट ए का आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सारी बातें थी किससे संबंधित, त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित। अब आपको क्वेश्चन कैसे देगा, मैं आपको इससे संबंधित एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ, ठीक है। एक उदाहरण हम लेंगे और सारी चीजें क्लियर करेंगे, जिससे जो त्रिकोणमितीय अनुपात वाला पार्ट है वो अपना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ठीक है। एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है, समकोण है, ठीक है। और साइन A बराबर मान लीजिए कितना है, 1/3। मतलब साइन A का अनुपात दे दिया आपको, क्या दे दिया, साइन A का अनुपात दे दिया
1/3, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला ये टाइप है, इसके अंदर दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले टाइप या पहले प्रकार का जो क्वेश्चन ये है कि आपको एक अनुपात का मान दे देगा, जैसे साइन नाम के अनुपात का आपको मान दे दिया। अब कह रहा कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या है कि साइन को छोड़कर बाकी जो बच रहे हैं, कौन कौन से बच रहे हैं, कॉस ए का मान आपको निकालना है, टेन ए का आपको मान निकालना है, कॉसेक ए का निकालना है ना, और सेक ए का निकालना है, और कॉट ए का। मतलब एक अनुपात का मान दे दिया और बाकी जो दूसरे अनुपात है उनको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है, इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, मैं अभी इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे हल, और हल में सबसे पहले दिया क्या है, दिया है क्या दे रखा है, साइन ए बराबर दे रखा है आपको 1/3। ठीक है, तो साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, आप एक समकोण त्रिभुज बना लो, ए बी और सी कर लो। ठीक है, अच्छा जो कोण दे, आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का एक आसान तरीका बताता हूँ कि जो भी कोण आपको दे, जैसे कोण ए दे रखा है, ठीक है, तो उसको हमेशा चित्र में आप यहीं बनाओ, क्योंकि ऐसी धारणा बनी हुई है कि ये लंब है, ये आधार है। तो अगर आप कोण ये वाला बना देते हो जो कोण दिया है, तो ऑलरेडी आपका ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लेकिन जब कोण सी दे देगा तब क्या करेंगे, तो उसकी हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। ठीक है, तो कोण ए दे रखा है ना, कोण साइन ए की वैल्यू निकालना है कोण ए के लिए। कोण ए के लिए साइन ए का जो अनुपात है वो अनुपात दे रखा है, और अनुपात क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है 1/3 दे रखा है। तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो इसके अनुपात क्या होते हैं, इसका अनुपात होता है, लंब क्या है 1 है और कर्ण क्या है 3 है। तो मान लो, माना जिसका अनुपात दे रखा है उसकी भुजा की लंबाई मान लो। जैसे लंब का अनुपात दे रखा है ना 1, तो मान ऐसा लो कि लंब बराबर मान लो क्या 1 के, और 1 के का मतलब की, मतलब इसके साथ के की मल्टीप्लाई कर लो। आप क्या कर लो, के की मल्टीप्लाई, गुणा कर लो के की। तो लंब क्या हो जाएगा आपका, के हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आपका 3 के। अब थोड़ी देर पहले हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे कि अगर समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दे दिया तो तीसरी भुजा हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके। तो अब हम लोग यूज करेंगे क्या, पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है आपके पास, 3 के का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार तो अपने को निकालना है, ये अपने पास 3k है, और लंब कितना है अपने पास k है, और आधार निकालना है, तो आप लिख सकते हो आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर कितना, k का स्क्वायर। इसको आप छांतरण कर लो इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। 3k स्क्वायर मतलब 3 त्रिकाई 9k का स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। इसको माइनस कर दो, 9k स्क्वायर में से 1k स्क्वायर माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा 8k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। और जब आप इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये चीज आ जाएगी अंडर रूट के अंदर, और इसका अंडर रूट हल करेंगे हम लोग तो हमको मिलेगा 2√2k बराबर आधार। मतलब हमको आधार का मान कितना मिल गया, 2√2k। हालांकि यहाँ ये प्लस माइनस में आता है, ठीक है, बट जो लंबाई होती है वो हमेशा प्लस में ली जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस मिलेगी। ठीक है, तो आधार कितना आ गया आपके पास, 2√2k, 2√2k आएगा, तो आधार कितना आ गया, 2√2k। ठीक है, अब अपना ये जो त्रिभुज है वो कंप्लीट है।
अब आप इससे खुद से सारे के सारे अनुपात आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है, फाइंड आउट करोगे। कैसे? मैं आपको 1 या 2 करके बता देता हूँ। जैसे साइन का तो दे रखा था, आपको कॉस से निकालना है, तो कॉस से का रेशियो क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार कितना दे रखा है? आधार हमको मिला है 2√2 के बटे कर्ण कितना है? 3 के। तो के से के कैंसिल और ये क्या आ जाएगा? 2√2 बटे 3। तो ये किसका अनुपात आ गया? कॉस ए का अनुपात आ गया, ठीक है। अच्छा, कॉस के बाद अगला अनुपात कौन सा है? tan ए। tan का अनुपात क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है। लंब का अनुपात कितना दे रखा है? के। लंब का अनुपात है के और आधार 2√2 के से के कैंसिल और ये आ जाएगा 1/2√2। किसका अनुपात आ जाएगा? tan का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। अब जो बाकी 3 अनुपात हैं कौन कौन से? कॉसेक ए, ठीक है, सेक ए और कॉट ए, ये आपके लिए रहेंगे होमवर्क में, ठीक है। और अगली वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? इसके अगले टाइप के जो क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे और उनको कवर करने के बाद हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे? जो समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति के अंदर कुछ सर्व समीकरणाएं हैं, तो उन सर्व समीकरणों को प्रूफ करेंगे, देखेंगे वो सर्व समीकरणाएं कैसे आती हैं और उन सर्व समीकरणों से संबंधित हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।